आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ट्रेंडिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वायरल न्यूज़ है। शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी। आज की यह न्यूज़ है और मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही किसी ने इस पर उतना ध्यान दिया होगा या इसको आगे बढ़ाया होगा। दरअसल अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर का जो नया वर्ज़न है, वहाँ पे बड़े ही ज़ोर-शोर से यानी पुरज़ोर तरीके से स्पेशली जनरल कैटेगरी के द्वारा यह माँग उठाई जा रही है हैशटैग के माध्यम से, ट्रेंड करके माध्यम से कि देश का जो प्रधानमंत्री का पद है वह रिजर्व होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने बाकायदा बहन मायावती का तस्वीर लगाकर बीएसपी का लोगो शेयर करके अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं बहन जी के फेवर में और बीएसपी के फेवर में। अब बात को समझिए। दरअसल रिजर्वेशन को लेकर इधर बीच मामला बड़ा गरमाया हुआ है और बीजेपी के कुछ नेता जो ऐसा मीडिया फोरम में, मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मीडिया रिपोर्ट्स में छाया हुआ है पिछले कुछ दिनों से कि बीजेपी के जो कुछ लीडर हैं वो अपने राज्य में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहते हैं, जिसको लेकर जनरल कैटेगरी के लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और बीजेपी और उसके नेताओं के खिलाफ हैशटैग चला रहे हैं और अपनी जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब उन्होंने आज एक नया शिगुफा या एक नया तर्क छेड़ दिया है और उनके तर्क को आप ध्यान से देखेंगे तो आप काट नहीं पाएँगे और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि उनका जो हैशटैग है जनरल कैटेगरी, स्पेशली उसमें भी एक विशेष जाति के द्वारा जो हमेशा से चर्चाओं में रहता आया है, उसके द्वारा वह हैशटैग चलाया जा रहा है कि देश का अगला जो प्रधानमंत्री हो वह दलित वर्ग से हो यानी एससी समाज से हो और हैशटैग में। और ये आप जाकर देख सकते हैं। खास बात क्या है आपको पता है? देश में तमाम नेता हैं, चाहे ओबीसी में हो, चाहे दलित समाज में हो। बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े धुरंधर और मजबूत नेता हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जनरल कैटेगरी को, स्पेशली उस जाति को, जिसको मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसके जिसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं, वैदिक काल का जो है, चाहे मनुस्मृति से जोड़कर, वह जाति बहन जी के पक्ष में खड़ा होकर और उसके साथ जनरल कैटेगरी के बहुत सारे लोग ट्रेंड कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं कि बहन जी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए देश का और पीएम का सीट भी रिजर्व कर दिया जाए। जैसे नौकरियों में कई सारी चीज़ें आरक्षित हैं, चुनावों में है या कई मतलब जहाँ-जहाँ रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन हर क्षेत्र में हो सकता है, उनका तर्क है। उस पर चीफ मिनिस्टर का जो पद आरक्षित क्यों नहीं हो सकता, वहाँ पर रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता? और कई सारे लोग अपने-अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि अगले 30 साल तक के लिए एससी समाज के लिए वह सीट आरक्षित कर देनी चाहिए। अब इस हैशटैग का इतना बड़ा पावर है कि बीजेपी को न निगलते हुए बन रहा है, न उगलते हुए बन रहा है। दरअसल बीजेपी की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि जो उनके निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वह ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। चलिए मान लेते हैं। लेकिन अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, खुद को शोषित बताते हैं और बीजेपी के जो जो कह सकते हैं कि अम, अभिभावक के तौर पे जो कुछ शाखाएँ चलती हैं, उसके भी हेड के द्वारा बार-बार जात-पात का खत्म करने के लिए प्रयास किया जाता है या उसके लिए विचार प्रकट किए जाते हैं रह रहकर, जो कि अच्छी बातें हैं। जात-पात खत्म होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए। तब इस मामले में अगर जिसके ऊपर जातिवाद करने और बढ़ाने का आरोप लगता रहा है जिन जातियों पर, अगर वही लोग यह माँग करने लगे कि नहीं हमारा प्रधानमंत्री एससी समाज से होना चाहिए, वो भी एक महिला होनी चाहिए, बहन जी होनी चाहिए। इस पर किसी पार्टी के नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस हैशटैग के खिलाफ जाकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे या अपने विचार रख दे। किसी दल में इतनी हैसियत नहीं है कि बहन जी के नाम के आगे अगर प्रधानमंत्री पद के लिए हैशटैग चलाया जा रहा है, तो वह जाकर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे, स्पेशली बीजेपी की तरफ से। दरअसल अगर शोषित समाज की बात आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है दलित समाज का नाम इसमें सबसे पहले आएगा। अगर दलित समाज से ही स्पेशली कोई महिला अगर प्रधानमंत्री पद के लिए चुन ली जाती है या उन्हें बना दिया जाता है, तो मुझे लगता है इससे सुंदर कोई बात या पहल नहीं हो सकती। और जनरल कैटेगरी, उसके द्वारा यह माँग उठाया जाए, सवर्णों के द्वारा, तो सोचिए ये कितनी खूबसूरत बातें हैं कि वह दलित समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के एकता, समरूपता, भाईचारा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी मैं जो तर्क दे रहा हूँ, वह कई सारे लोगों से बातचीत के आधार पे उनके चूँकि उनका इंडिविजुअल मैं नाम नहीं ले सकता,
और वैसा नाम मुझे पता भी नहीं। जब समाज में आप घूमेंगे, अब लोगों से राय लेते हैं, पूछते हैं, तो आप कैमरा लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो लोग, हर आदमी अपना नाम नहीं बताता, और चलते फिरते राहगीर का आप नाम पूछ भी नहीं सकते। तो सारे लोगों का यह मानना है, नहीं, बहन जी अगर देश का प्रधानमंत्री बनती हैं तो वाकई में यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, ऐतिहासिक कदम होगा। यह बात एक तरफ रखते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दरअसल बहन जी का ही नाम क्यों उठा, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सवर्ण समाज, और उसमें भी ब्राह्मण वर्ग, बहन जी को इंडिविजुअली बहुत सपोर्ट करता है। कारण यह है कि वह खुलकर किसी समाज विशेष के खिलाफ वक्तव्य नहीं देती हैं, उनका कोई वैसा ट्रैक रिकॉर्ड मिलता नहीं है। ऐसा सवर्णों का मानना है, और उनके लोगों का मानना है। इसलिए वह बीएसपी और उनके लीडर सुप्रीमो को बहुत इस मामले में फेवर करते हैं। अच्छा, इधर समाजवादी पार्टी और बहुजन बीजेपी की प्रतिद्वंदिता सारे लोगों को देखने को मिलती रही है। 2007 से 12 तक बसपा का रूल रहा, और 12 के बाद बसपा का काम खत्म हो गया। फिर सपा और भाजपा के बीच में उत्तर प्रदेश में जमीन पे लड़ाइयाँ देखने को मिलती रही हैं। लेकिन 2024 में दो युवा नेता, आप लोग कहेंगे युवा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो युवा ही बोलूँगा। जब बॉलीवुड के एक्टर युवा हो सकते हैं, तो हमारे प्रदेश के नेता भी युवा हैं। श्री अखिलेश यादव और श्री राहुल, ये दो युवा नेताओं की जोड़ी ने इंडिया गठबंधन के बैनर बैनर तले बीजेपी को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था। आपको पता होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 टर्म पूरा करने के बाद तीसरे टर्म का जो चुनाव लड़ते हैं, उसमें उनकी लोकप्रियता एकाएक गिर जाती है, और उत्तर प्रदेश में महज, मैं बता रहा हूँ, फिर वर्ड याद करिएगा, महज 33 लोकसभा सीटों पर उनको संतोष करना पड़ता है। तो उसके पीछे सिर्फ 2 लड़कों की जोड़ी थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। राहुल गांधी ने तो खैर बहुत मेहनत किया था। उन्होंने पूरे देश में, यानी देशव्यापी यात्राएं की थी। 2 यात्राएं, एक भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इन्हीं 2 लड़कों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का जो बैनर तले चुनाव लड़ा या बैटिंग की, कि बीजेपी के एकदम हालत ही पस्त कर दिया। उधर जो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर बार बार क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि वह परफेक्ट नहीं है, उनके अंदर वह एलिजिबिलिटी नहीं है जो उनके फादर के अंदर थी, नेताजी के अंदर थी। बार बार ये इलेक्शन हार रहे हैं, वही काम राहुल गांधी जी के साथ हो रहा था। तो अखिलेश जी ने 37 सीटें लाकर अपने दम पर, और अयोध्या में, समझिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जो वहाँ पे है मंदिर भी बना, इतना सारा उद्घाटन भी हुआ, देश दुनिया के लोगों ने कवर भी किया, आए भी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है, और बीजेपी को वहाँ पे मुँह की खानी पड़ती है। यह बीजेपी के लिए एक तरीके से किरकिरी थी। तो अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि अयोध्या उनकी है, राम जी उनके हैं, और इस तरीके से तर्क देकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। और बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव तो खैर 2017 के बाद से ही मुखर हैं, और उनके खिलाफ हर छोटे बड़े घटना, दुर्घटना या क्राइम पे घेरने का प्रयास करते हैं। और वे जिस भी मुद्दे को टच करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ये चीज़ें समझ लीजिए, हमने तो ऑब्जर्व किया, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं, कितने पत्रकारों ने ऑब्जर्व किया है मुझे नहीं पता। अखिलेश यादव जी जिस भी मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं, उस मुद्दे पर तुरंत योगी आदित्यनाथ की सरकार, शासन प्रशासन सख्ती से एक्शन लेती है। यह गांठ बांध लीजिएगा, यह एक तर्क है। अब आप कहेंगे कि बहन जी की बात करते करते यह सपा और कांग्रेस और बीजेपी में कहाँ से उलझा दिया हमको। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन अब फिर उसी ट्रैक पर आता हूँ। दरअसल इतने दिनों में इन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी। बसपा को तो निष्क्रिय समझ लिया गया था, यह मानकर चल रहा था आदमी कि बसपा के अंदर अब वो पावर बची नहीं है, और बहन जी उस तरीके से एक्टिव नहीं है, सक्रियता दिखा नहीं रही है। इसलिए उनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वह बीजेपी में और पीडीए का जो नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब बहन जी यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। 2025 में एकाएक बसपा के भीतर, अ, बसपा की पार्टी की तरफ से एक नया नज़ारा, एक नया रूप देखने को मिलता है। और बहन जी 2025 से आप देखिएगा, जनवरी से ही काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं। जून के बाद तो उनकी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। विदेश की नीति हो, चाहे ट्रम्प के टैरिफ को लेकर हो, चाहे देश के ज़रूरी मुद्दा हो, चाहे मानसून सत्र जो सदन में चला है, हर मुद्दे पर बहन जी ने खूब घेरा, खूब घेरा।
एनडीए को घेरा, पीडीए के आवाज़ को बुलंद करने वाले अखिलेश यादव को घेरा, सबको घेरा, मोदी जी को घेरा, योगी जी को घेरा। बहन जी लगातार हर मुद्दे को उठा रही हैं और आवाज़ दे रही हैं। आगामी 9 अक्टूबर को बहुत बड़ा बीएसपी रैली करने जा रही है, बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। और ख़ास बात यह है कि बहन जी को जो मानने वाले हैं, जो उनके अंदर श्रद्धा रखने वाले हैं, उनके चहेते सपोर्टर हैं, वह अपने पैसे से समय निकाल कर अपना पैसा रुपया खर्च करके उस रैली को भव्य बनाने का एक तरीके से प्रण कर चुके हैं। और यह मान कर चलिए, यह रैली जो आगामी रैली है वह ऐतिहासिक होगी। बीजेपी के लिए भी सिरदर्द बनने जा रही है और अखिलेश यादव की पीडीए को भी वह चुनौती देने जा रही है कि भैया तुम पीडीए के मालिक नहीं हो, असली पीडीए के हम हैं असली बहुजन। इस तरीके से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अब आप बता दें, बसपा के लोगों का यह मानना रहता है या उनका एक तरीके से दुख रहता है कि बसपा का एक तो कोई आईटी सेल नहीं है, दूसरी बात बहुजन समाज के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर बीएसपी पार्टी को कवर करने के लिए, उनकी चीज़ों को दिखाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे रहती है और कोई मीडिया सामने नहीं आती। तो मैं बता दूं, मेरा नाम रोशन है, मैं द पॉलिटिकल मुखिया का फाउंडर हूं, एक अखबार का मैं रिपोर्टर हूं। तो मैं विपक्ष की ही मेन आवाज़ बन के काम करता हूं। मैंने सपा के भी मुद्दों को खूब पुरजोर तरीके से उठाया है, क्योंकि पिछला 60 वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा, इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा। उसमें सारी चीज़ें थी, अखबार की कटिंग मेरे पास है। और सपा के मुद्दों को, कांग्रेस के मुद्दों को, बीएसपी के भी मुद्दों को खूब अच्छी तरीके से उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा। हमेशा मैंने सत्ता से सवाल पूछने में रुचि दिखाई है। आम जन, पीड़ित समाज, मेरे लिए पीड़ित का मामला दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग या फॉरवर्ड समाज से नहीं है। मेरे लिए जो पीड़ित है वह किसी जाति, किसी धर्म, मजहब का है, वह पीड़ित है, वह शोषित है तो शोषित है। उसकी आवाज़ को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे उठाऊंगा और मैं बोलूंगा ही निष्पक्ष तरीके से, जिसको जो करना है कर ले। ये मेरे पत्रकारिता का मेन समझ लीजिए उद्देश्य है या मेरा विजन है। तो बसपा सपा इन लोगों को कवर करना, कांग्रेस को कवर करना और उनकी आवाज़ बनना मुझे अच्छा लगता है और लगेगा ही। हाँ, जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो उनके खिलाफ मैं तुरंत फिर उसी पोजीशन में आऊँगा, उसी फॉर्म में आऊँगा। फिर जो विपक्ष की पार्टियाँ होंगी उनको मजबूती देने का कार्य करूँगा। कारण है, सत्ता के साथ अगर सारे मीडिया वाले चले जाएंगे तो विपक्ष कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाती है। जब विपक्ष कमज़ोर हो जाएगी तो सत्ता आबे-लगाम हो जाती है। इतना खोलकर कोई पत्रकार आपसे बात नहीं करेगा। अगर करता हो, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप द पॉलिटिकल मुखिया को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक फैलाएँ। अब आप कहेंगे कि बहन जी एकाएक क्यों प्रधानमंत्री के लिए सबकी पसंद बनी हुई हैं और बहन जी बसपा इसमें क्यों इतना सक्रिय हो रही है, कि बसपा की हवा क्यों बढ़ रही? तो भैया, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बहन जी की तारीफ़ की पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट था या इंटरव्यू था? वो बीजेपी के ही योगी सरकार, उनके साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय निषाद जी। वे तो कई महीनों से बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। पहले उन्हीं के पार्टी के उसी विचारधारा से ये लोग निकले हैं। ओम प्रकाश जी तो उनके पार्टी में भी रहे, बनारस के जिलाध्यक्ष भी रहे, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो ओम प्रकाश राजभर जी बहन जी की खूब तारीफ कर रहे हैं और महीनों से कर रहे हैं। इतना तक कर रहे हैं कि उस तरीके का शासन प्रशासन तो कोई चला ही नहीं सकता। उनके दौर में तो अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। योगी जी के सरकार में सहायक हैं, दोस्त हैं, यानी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, बड़े पद पे हैं। और योगी जी की जो बुलडोजर की नीति है, जो बड़ा उनकी तारीफ की जाती है सरकार की, शासन प्रशासन की, वहाँ पे उनके सामने खड़ा होकर वह बोल रहे हैं, उस सरकार का हिस्सा होकर, कि बहन जी जैसा शासन प्रशासन किसी का नहीं था, अधिकारी काँपते थे। यही बात डॉक्टर प्रवीण निषाद, संजय निषाद जी का। सेम चीज़ें स्वयं प्रसाद मौर्य जी भी तारीफ कर चुके हैं बहन जी की। और भी कुछ पार्टियों के नेता, क्षेत्रीय दलों के नेता जो पूर्व विधायक रहे हैं, सुनने में आ रहा है वो उन्होंने भी बसपा में सदस्यता ले ली है। सपा के बहुत बड़े लीडर का यह कयास लगाया जा रहा था कुछ हफ्तों से कि वो कभी भी बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आधारिक रूप से उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, पुष्टि नहीं की। तो यह मान के चलिए, बीएसपी की हवा या मेरा तजुर्बा, मेरा तरीका, मैं किसी पार्टी की कमजोरी या किसी पार्टी की लहर या उसकी मजबूती का आकलन इन क्षेत्रीय नेताओं के, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, कुछ क्षेत्रीय नेताओं के तौर तरीके, हाव भाव, भाषण और वक्तव्य शैली, भाषणों में इस्तेमाल अल्फाज के बुनियाद पे करता हूँ। अब मेरे लिए राजभर जी का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान, निषाद साहब का बयान या एक कांग्रेस वाले नेता जी का बयान इतना काफ़ी है समझने के लिए कि बसपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या है। तो यह मान के चलिए, 2027 में हो सकता है कि बसपा 2007 वाली चीज़ें दोहरा दे, क्योंकि पर्दे के पीछे उसके पास बहुत बड़े नेता हैं।
और रणनीतिकार हैं जो खोल कर सामने नहीं आते हैं, लेकिन जब वो कोटियाँ फेंट करते हैं बड़ा लंबा उसका सब होता है। उसका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। और आकाश आनंद जी की एंट्री बीएसपी को ऊर्जा देने का कार्य करेगी। और बीएसपी इस बार 2027 के इलेक्शन में यकीन मानिए कुछ नया करने जा रही है। जितने भी दल होंगे, चुनाव अब 2 दलों के बीच में नहीं होगा, लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं होगी, यह त्रिकोणी होगी। ये भी हो सकता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन एक तरफ रख लीजिए और बीएसपी अकेले इन लोगों के खिलाफ जो है कि अपनी लड़ाई लड़ेगी और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मुझसे मत पूछिएगा, जो तथ्य है, जो तर्क है, उस आधार पर मैंने बताया। हालांकि क्रिकेट राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, रोज बदलाव होते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। यह दोनों खेल बिना पेंदी का लोटा वाला हाल है यहाँ। फिर भी जो हालिया रिपोर्ट है, जो हालिया परिदृश्य है, उस आधार पर मैंने बताने की कोशिश की। आपसे गुजारिश है कि आप द पॉलिटिकल मुखिया को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, 15-20 हज़ार तक सब्सक्राइबर पहुँचाएँ, मनोबल बढ़ाएँ। फिर तो देखिए ना, जनता की आवाज़ पे आवाज़ मिलाना, उनके मुद्दों को सड़क से उठाकर संसद तक ले जाना, और वो सब द पॉलिटिकल मुखिया को बखूबी आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए अंत तक। नमस्कार।